Hello students, today our topic is HTML and in this lecture we are going to discuss some basic programs related to HTML which are related to your practical file. So let's start. तो स्टूडेंट जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम अभी तक प्रैक्टिकल फाइल के 12 प्रोग्राम्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब टाइम है कि हम एक वेब पेज को डिज़ाइन करें कंप्लीट, जिसमें ऑलमोस्ट सभी टैग जैसे टेबल से रिलेटेड, लिस्ट से रिलेटेड, लिंक होगा, जिसमें इमेज होगी, तो ये सभी एक वेब पेज का पार्ट होते हैं। हेडिंग और पैराग्राफ भी होंगे, तो हम कंप्लीट वेब पेज बनाएंगे। उसके लिए आपको इन सभी टैग्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हालांकि हम ऑलरेडी इसको पढ़ा चुके हैं आपको, ये क्या, हालांकि हम इसको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी आपको, पर सोचा ये गया है कि इससे पहले कि हम एक वेब पेज स्टार्ट करें, हम आपको पहले एक थोड़ा सा इनका रिवीजन करा देते हैं। नेस्टेड लिस्ट तक हम ऑलरेडी करा चुके थे, प्रोग्राम नंबर 7 तक लास्ट वीडियो में। तो आज का टॉपिक है नेस्टेड लिस्ट। देखिए, लिस्ट बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर और डेफिनेशन लिस्ट। इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट बेसिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम प्रोग्राम बनाएं तो या तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का बनाते हैं या ऑर्डर लिस्ट का बनाते हैं। डेफिनेशन लिस्ट बहुत कम यूज़ होती है, और नेस्टेड लिस्ट के केस में तो नहीं देखा मैंने कोई एग्जाम्पल इसका, हालांकि कर सकते हो आप। नेस्टेड लिस्ट का पहले मतलब क्या है ये समझ लीजिए। नेस्टेड लिस्ट का मतलब है लिस्ट अंडर अ लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर आप दूसरी लिस्ट डिफाइन कर दें एज ए लिस्ट आइटम, तो उसे नेस्टेड लिस्ट बोलेंगे। अब हमारे पास बेसिकली 2 लिस्ट हैं, एक तो अनऑर्डर्ड है, एक ऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड का मतलब भी सिंपल सा ही है, जिसका कोई ऑर्डर ना हो, तो उसमें कोई नंबरिंग नहीं होती किसी भी तरह से, ABCD ना 1 2 3 4 कुछ नहीं होता उसमें। सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो डिस्क से, सर्कल से, या फिर स्क्वायर से, जितने भी लिस्ट के आइटम होते हैं। और जहाँ तक ऑर्डर लिस्ट की बात है, तो जो लिस्ट के आइटम्स होते हैं वो रिप्रेजेंट की जाते हैं, उनकी नंबरिंग की जाती है, ठीक है। ABCD से हो सकती है, 1 2 3 4 हो सकती है, इस तरीके से। तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम एक अनऑर्डर लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम एक ऑर्डर लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर के अंदर ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं, अनऑर्डर के अंदर अनऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। ये सभी नेस्टेड लिस्ट के एग्जाम्पल हैं, और इसमें आपको ये समझना है कि कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको करना ही है कि एक लिस्ट आइटम के अंदर दूसरा लिस्ट आइटम डिफाइन कर देना। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द HTML नेस्टेड लिस्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी एक बात और, आपको पता होगा कि अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम UL टैग यूज़ करते हैं, ऑर्डर के लिए OL टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट में 2 एट्रीब्यूट होते हैं, एक तो बेसिकली अनऑर्डर में टाइप एट्रीब्यूट होता है, ऑर्डर में 2 एट्रीब्यूट होते हैं, एक स्टार्ट और एक टाइप, ठीक है। टाइप दोनों में कॉमन है, लेकिन स्टार्ट जो होगा वो सिर्फ ऑर्डर में होगा, अनऑर्डर में नहीं होगा, क्योंकि हमें नंबरिंग बतानी होगी कहाँ से आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मेरा मेन जो फोकस है वो ये आपको ये समझाना है नेस्टेड लिस्ट क्या होती है और उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये थी कि लिस्ट के आइटम को हम LI टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। LI का मतलब ये होता है लिस्ट आइटम, ठीक है। और OL या UL के अंदर हम जितने भी लिस्ट आइटम हैं उनको LI से डिफाइन करते हैं। OL, UL और LI ये सभी कंटेनर टैग हैं। अभी आपको करना ये है कि जब आप नेस्टेड लिस्ट बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा इतना है कि आपको जहाँ आप एक लिस्ट आइटम दे रहे हैं किसी ऑर्डर लिस्ट में, अनऑर्डर लिस्ट में, वहाँ आपको एक लिस्ट आइटम देने की जगह आपको क्या करना है, आपको एक और लिस्ट क्रिएट कर देनी है, या तो OL या UL। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वो नेस्टेड लिस्ट हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी आपकी इस केस में। तो चलिए देखते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको देखते हैं। ये देखिए, एक ऑर्डर लिस्ट है, हमने लिए एक ऑर्डर लिस्ट OL, बॉडी के अंदर डिफाइन करेंगे, इसमें तो आपको कोई डाउट होगा ही नहीं, ठीक है। तो HTML हेड, बॉडी, ये सब पहले से है। एक पैराग्राफ और कुछ और कंटेंट और कुछ इसके टैग भी हो सकते हैं उसके अंदर, लेकिन हमारा यहाँ मेन फोकस रहेगा लिस्ट पर। तो लिस्ट के लिए OL टैग लिखा, और फिर इसका फर्स्ट आइटम लिखा हमने LI दिल्ली। तो दिल्ली इज़ द फर्स्ट आइटम ऑफ दैट ऑर्डर लिस्ट। अभी हम इसका सेकेंड आइटम लिखते हैं, लेकिन उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक और UL डिफाइन कर दिया। अब जब ये UL डिफाइन कर दिया LI की जगह, तो अब ये UL अभी ऑर्डर लिस्ट के अंदर है, इनसाइड द ऑर्डर लिस्ट है, तो इट मीन्स नेस्टेड लिस्ट हमारी यहाँ बन जाएगी। अब इस UL के अपने लिस्ट आइटम हो सकते हैं, क्योंकि ये एक अपने आप में एक लिस्ट है, तो इसके लिस्ट आइटम मान लीजिए न्यू दिल्ली है, ठीक है। इसलिए मैंने जितनी भी नेस्टेड लिस्ट में जो भी इनसाइड लिस्ट है उन सभी को तो येलो कलर से मार्क कर दिया है,
और जो आपकी मेन लिस्ट है उसके जो आइटम्स हैं उनको मैंने ब्लू या ग्रीन कलर से मार्क किया है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि नेस्टेड लिस्ट कहाँ कहाँ बन रही है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो नेस्टेड लिस्ट होगी उसके अपने आइटम भी होंगे, ठीक है। तो जब आप यूएल डिफाइन करोगे तो उसके अपने आइटम होंगे, तो ऑटोमेटिकली होगा क्या फिर इस केस में कि नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हो जाएगी आपकी। तो ये देखिए ओएल के अंदर हमने पहला लिस्ट आइटम दिया दिल्ली, फिर हमने यूएल लिखा, यूएल के अंदर हमने लिखा न्यू दिल्ली। तो अभी ये चूँकि अनऑर्डर लिस्ट है, ये इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्डर लिस्ट, तो अभी नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई और इसका अपना एक आइटम है, लिस्ट आइटम न्यू दिल्ली, ठीक है। तो न्यू दिल्ली रिप्रेजेंट होगा अनऑर्डर लिस्ट का। इसी तरीके से हमने सेकंड आइटम लिया हरियाणा, उसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट डिफाइन की और उसमें एक आइटम ले लिया हमने चंडीगढ़। थर्ड ऐसे ही हमने लिया गुजरात में एक लिस्ट आइटम लिया हमने गांधीनगर यूएल लिस्ट का। और इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते जाएंगे। हम यहाँ मकसद यहाँ पर ये है कि हम एक ऐसी लिस्ट बनाएं कि जिसमें जितने भी स्टेट्स हैं वो लिस्ट के आइटम हों और उन स्टेट्स की कैपिटल भी मेंशन हो। तो इसके लिए हमें नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसके थ्रू हम आसानी से कर सकते हैं। आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट डिफाइन कर देते हैं। यहाँ मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर डिफाइन करें। आप ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर्ड भी डिफाइन कर सकते हैं और ऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड भी, अनऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड भी। दैट्स योर कम्प्लीटली योर चॉइस। आप कैसे लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेस्टेड लिस्ट का मकसद सिर्फ इतना है कि आप एक लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट डिफाइन कर दें। तो जहाँ आप लिस्ट आइटम देते हैं वहाँ आप यूएल, उसके बाद आप यूएल या ओएल अगर लिख देते हैं, ठीक है, तो फिर उस केस में आपका नेस्टेड लिस्ट बन जाती है। तो किसी भी ओएल के अंदर यूएल अगर यूज़ हो रहा है, यूएल के अंदर ओएल टैग यूज़ हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये एक नेस्टेड लिस्ट का एग्जाम्पल है। आप इसे आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। फिर इसी लिस्ट को कंटिन्यू किया गया है आगे। फिर लिस्ट के आइटम हैं आपके राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सब के लिए भी मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। देखिए कलर चेंज कर दिया, आपको कोई डाउट ना हो। मेन लिस्ट का आइटम राजस्थान है और उसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट येलो कलर से मैंने मेंशन कर रखी है, उसका आइटम है जयपुर, मेंशन कर दिया है। ऐसे ही मेन लिस्ट का आइटम है महाराष्ट्र, उसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट मेंशन कर दिया, उसका आइटम है मुंबई। ऐसे ही मेन लिस्ट का एक आइटम है उत्तर प्रदेश, उसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट डिफाइन कर दी जिसका आइटम है लखनऊ। तो इस तरीके से हमारी ये एक नेस्टेड लिस्ट कंप्लीट हो गई। फाइनली हम नेस्टेड लिस्ट को क्लोज़ करेंगे और जो मेन लिस्ट थी इसको क्लोज़ करेंगे। तो मेन लिस्ट थी एक ऑर्डर लिस्ट थी, तो हमने बाद में देखिए /OL लिखा है, ठीक है। उसके बाद बॉडी को क्लोज़ करेंगे और एट लास्ट HTML को क्लोज़ करेंगे। तो ये बन गया। बस ये बात याद रखिएगा कि नेस्टेड लिस्ट का सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है, एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम एक अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करते हैं या एक अनऑर्डर के अंदर एक दूसरी ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करते हैं, या दोनों लिस्ट ऑर्डर या दोनों लिस्ट अनऑर्डर हो सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब एक लिस्ट के में एक दूसरी लिस्ट को डिफाइन कर देंगे, इनसाइड एक दूसरी लिस्ट को डिफाइन कर देंगे, ठीक है, तो वो हमेशा एक नेस्टेड लिस्ट होगी। नेस्टेड लिस्ट जब होते हैं तो इनसाइड जो अंदर वाली लिस्ट है आपकी, इनर लिस्ट है, वो उसके अपने अलग आइटम हो सकते हैं और जो मेन लिस्ट है, आउटर लिस्ट है, उसके अपने अलग आइटम हो सकते हैं। देखिए यूएल ओएल है तो उसके अपने लिस्ट आइटम होंगे ही होंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो आपकी पेरेंट लिस्ट होगी या जिसे हम आउटर लिस्ट बोलते हैं, उसके अपने एक लिस्ट आइटम होंगे और उसके अंदर चूँकि हम एक इनर लिस्ट को डिफाइन कर रहे हैं जिसको हम चाइल्ड लिस्ट बोल सकते हैं, तो उसके अपने अलग आइटम होंगे। वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं, लेकिन जब कभी भी ऐसा होगा कि एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट डिफाइन होगी एनी हाउ, तो फिर वो एक नेस्टेड लिस्ट कहलाएगी। लिस्ट कैसी भी हो सकती है, दोनों ऑर्डर्ड हो सकती हैं, दोनों अनऑर्डर्ड हो सकती हैं, एक ऑर्डर्ड एक अनऑर्डर्ड हो सकती है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है नेस्टेड लिस्ट का क्वेश्चन, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। आपने देखा होगा, अगर क्वेश्चन पेपर देखिए लास्ट ईयर के, तो हमेशा एक नेस्टेड लिस्ट का क्वेश्चन आता है और आता भी इसीलिए है क्योंकि मेरा ये मानना है कि देखिए अगर एग्जामिनर को आपसे पूछना है लिस्ट के बारे में और एक ही क्वेश्चन में पूछना है, तो नेस्टेड लिस्ट के थ्रू पूछेगा वो आपसे। उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा उसको कि आपको अनऑर्डर लिस्ट का पता कितना पता है, ऑर्डर लिस्ट का कितना पता है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट का कितना पता है। जब आप नेस्टेड बना लोगे तो ऑब्वियसली एक सिंपल लिस्ट तो बना ही लोगे। तो
ये ऐसा देखा गया मोस्ट ऑफ द टाइम कि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है नेस्टेड लिस्ट एग्ज़ाम में, और उम्मीद इस बार भी है कि नेस्टेड लिस्ट का ही एग्जाम क्वेश्चन आएगा। प्रैक्टिकल में तो इंपॉर्टेंट है ही, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपकी जो टेक्स्ट बुक है सुमिता अरोड़ा, उसके क्वेश्चन उसमें काफ़ी दे रखे हैं नेस्टेड लिस्ट के, तो काफ़ी मुझे नहीं लगता कि एक एग्जाम्पल ही सफिशिएंट होगा आपके लिए। आपको एटलीस्ट 5 to 10 एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन जब तक नहीं कर लोगे नेस्टेड लिस्ट के, तब तक वो ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, ना ही वो उतना शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका। है अगर एक ही से हो गया है आपका और आपने कर लिया, समझ लिया, दैट्स वेरी गुड, पर थोड़ा सा इसको और क्वेश्चंस के देखिएगा बुक की एक्सरसाइज के। अभी तो हम प्रैक्टिकल फाइल के जो प्रोग्राम्स हैं सिर्फ उसको बता रहे हैं आपको, तो थोड़ी प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करना होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट कुछ ऐसा आएगा इसका। पहले तो एक पैराग्राफ था, तो पैराग्राफ में लिखा हुआ था लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट विद देयर कैपिटल, तो वो मैसेज लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद एक ऑर्डर लिस्ट थी, तो ऑर्डर लिस्ट के आइटम थे, तो वो नंबरिंग से स्टार्ट हो रहे थे कि दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। और उसके अंदर एक हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन किया था जिसके अपने आइटम थे जो कैपिटल्स थी, तो वो देखिए वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, गांधीनगर, जयपुर, मुंबई और लखनऊ। ठीक है, तो अभी आपको ये भी समझ में आ चुका होगा इस आउटपुट को देख के कि एक्चुअली इसका यूज़ कहाँ होता है स्टेबल वेब पेजेस में। तो जब कभी भी हमें इस तरह से इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी होती है तो फिर वहाँ नेस्टेड लिस्ट का ही यूज़ होगा, और अक्सर ऐसा होता है। क्लियर है? जैसे आपको इस केस में क्या हुआ कि आपको इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स को बताना है और उनकी कैपिटल भी बताना है, तो नेस्टेड लिस्ट के कॉन्सेप्ट इसको बहुत ईजिली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। चलिए आई थिंक अब लिस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेबल। टेबल में आपका देखिए सिंपल टेबल आपको अगर बनानी है तो पहले आपको सिंपल टेबल से ही स्टार्ट करना होगा। हालांकि हम टॉपिक डिटेल में बहुत कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन एक बार समराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात समझ लीजिए आप, और ये है कि जब कभी वेब पेज डिज़ाइन करने को आएगा तो जितने मैंने क्वेश्चन देखे हैं लास्ट ईयर के आपके, तो उसमें ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि वेब पेज का एक असेंशियल पार्ट टेबल ज़रूर होता है। टेबल हमेशा आता है वेब पेज में। एक इमेज आएगी, एक टेबल आएगा, एक लिंक आएगा, लिस्ट में भी हो सकता हो ना हो, लेकिन टेबल ज़रूर होगा उसमें, और इमेज ज़रूर होगी, और एक लिंक डेफिनेटली होता है। बाकी अदर टैग्स, पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट, ये हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन ये 3 असेंशियल पार्ट होते हैं इस वेब पेज के। मैंने ये अक्सर ये ऑब्जर्व किया, सभी वेब पेज में एक टेबल होगी, एक इमेज होगी और एक लिंक होगा। तो उसमें सबसे पहले देखिए लिंक और इमेज मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी आपको। टेबल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टेबल के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। तो जब तक आपको टेबल को डिटेल में नहीं, जैसे टेबल में हेडिंग कैसे देनी है, टेबल में कॉलम को कैसे हेडिंग बना, कॉलम कैसे मेंशन करने हैं, ठीक है, टेबल में रो को कैसे मर्ज करना है, तो ये टेबल के बारे में आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और थ्योरी एग्जाम में तो डेफिनेटली इसका एक क्वेश्चन आता है। अक्सर देखा ये गया है कि कॉल स्पैन, रो स्पैन और सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग के बारे में अक्सर पूछा जाता है टेबल के बारे में। तो चलिए पहले एक सिंपल टेबल से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। तो टेबल के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है पहले तो ये समझ लीजिए। टेबल के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं टेबल टैग। टैग का नेम ही टेबल है, और उसके बाद हम उसके अंदर टी आर डिफाइन करते हैं, यानी पहले टेबल टैग यूज़ करते हैं, उसके बाद टी आर का मतलब है टेबल रो, हम टेबल रो डिफाइन करते हैं, और फिर टी आर के अंदर हम टी डी डिफाइन करते हैं। जितनी भी रो बनानी है उन सभी के अंदर हम टी डी डिफाइन करेंगे। इसका मतलब होता है टेबल डेटा। तो टेबल पहले, टी आर उसके बाद में, और टी डी सबसे लास्ट में। टी डी इज़ द पार्ट ऑफ टी आर इज़ द पार्ट ऑफ टेबल। ठीक है, एक दूसरे के ये इनर पार्ट में डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, आप टी आर डिफाइन करोगे तो उसके अंदर आप टी डी डिफाइन करोगे, और टेबल डिफाइन करोगे तो उसके अंदर टी आर डिफाइन करोगे। एक टेबल में कितनी भी रो हो सकती हैं, जितनी रो है उतनी बार आपको टी आर यूज़ करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि टेबल, टी आर और टी डी ये सभी आपके कंटेनर टैग है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम देखिए ज़रा। एचटीएमएल से स्टार्ट किया, हेड, टाइटल, और फिर हेड को कर दिया क्लोज। बॉडी से स्टार्ट किया, टेबल बॉर्डर ले लिया 1 हमने। ठीक है, चलिए बॉर्डर 1 क्यों लेंगे? बॉर्डर 1 इसलिए लेंगे, बॉर्डर एक एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू एटलीस्ट आपको 1 तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बॉर्डर 0 लेंगे आप, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वैल्यू इसकी, तो टेबल का बॉर्डर दिखेगा नहीं, इसमें इनविजिबल रहेगा आपको, तो टेबल का लुक ही नहीं आएगा उसमें, आपको लगेगा ही नहीं एक टेबल है, हालांकि वो होगी टेबल ही।
तो इसलिए आप जब कभी भी टेबल को डिफ़ाइन करें, आपसे कहा जाए या ना कहा जाए आपसे, आप बॉर्डर एट्रीब्यूट को डिफ़ाइन ज़रूर करें, और अगर कहा जाता है तो जितनी वैल्यू देने के लिए कहा गया 1 2 3 4 उतनी आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं कहा जाता तो आप बॉर्डर की वैल्यू 1 लेके डिफ़ाइन कर सकते हैं, ताकि बॉर्डर एटलीस्ट उसका विजिबल हो। फिर उसके अंदर TR है, तो टेबल लो आपने डिफ़ाइन की, और उसके अंदर फिर आप जितने भी आपको डेटा, मान लीजिए 2 सेल का डेटा है, 2 सेल्स हैं उसके अंदर, ठीक है। तो सेल वो एरिया हो जहाँ रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसके थ्रू जो एरिया क्रिएट होता है वो आपका सेल कहलाता है। तो आपको उसमें उसी अकॉर्डिंग डेटा प्रिपेयर करना है। जैसे फर्स्ट सेल के अंदर डेटा है आपका रो 1 कॉलम 1, सेकंड के अंदर है रो 1 कॉलम 2। फिर मैं TR को क्लोज कर दिया, एक रो कंप्लीट हो गई जिसमें 2 सेल थे। अब नेक्स्ट रो के अंदर भी 2 सेल ही होने चाहिए, तभी टेबल में सिमेट्री होगी। क्लियर? तो फिर TR है, नेक्स्ट TR, फिर इसके अंदर डेटा है रो 2 कॉलम 1, और फिर इसके बाद नेक्स्ट सेल के अंदर डेटा है रो 2 कॉलम 2। तो कितनी भी आप रो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक सिंपल टेबल को क्रिएट करते हैं। फाइनली आपको जब आपके सभी रो क्रिएट हो जाएं तो फिर टेबल टैग को क्लोज कर दीजिए, आपका प्रोग्राम बन जाएगा। ये देखिए ज़रा, अभी मुझे 2 रो ही लेनी थी, तो मैंने 2 रो क्रिएट करने के बाद 2 रोज़ क्रिएट करने के बाद टेबल टैग को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया। ये एक सिंपल प्रोग्राम बन गया। अभी एक सेकंड क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, वेट अ सेकेंड, टेबल में हेडिंग बना सकते हैं? आंसर है बिल्कुल, हेडिंग बना सकते हैं। अगर हम जनरली कॉलम का नेम चाहते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक टेबल बनानी है जिसमें 2 कॉलम्स हैं, एक है नेम एक है सैलरी। तो नॉर्मल डेटा को तो हम TD से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर हमें कॉलम का नेम देना है तो इन प्लेस ऑफ TD वी कैन यूज़ TH यूज़ कर सकते हैं। TH से क्या होगा, वो हेडिंग बन जाएगी। और हेडिंग हमको कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल डेटा से अलग है? एक तो बोल्ड होगा, और एक डेटा आपका जो होगा वो सेंटर में होगा। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, तो इसमें मैंने क्या काम किया है, इसमें सिर्फ इतना किया गया है कि जहाँ मुझे पहले जो रो थी उसमें TD लिखना था, TD नहीं लिखा मैंने, TADD की जगह TH लिखा है। तो टेबल हेडिंग, जो भी कॉलम्स के नेम होंगे वो हेडिंग बन जाएंगे। तो एक हेडिंग दे दी मैंने नेम और एक सैलरी। तो अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आता है, मैंने कई बार सुना है उनसे पूछते हुए कि सर ये बताइए कि TD और TH कैसे एक दूसरे को अलग पहचाना जा सकता है दोनों को, और हम अगर TD लिख देंगे तो क्या गलत होगा? देखिए, गलत कुछ नहीं होगा। अगर आप नेम की हेडिंग नहीं देंगे, देखिए एक नेम है, सपोज जैसे इस केस में है रमेश रमन, और सैलरी है 5000, और उसके ऊपर वाली रो में डेटा जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो हो रहा नेम और सैलरी। तो आपको ये बताना है, उसमें आपका मकसद ये है कि इस कॉलम के अंदर आप नेम लेने जा रहे हो, और इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आप अंदर सैलरी डिफाइन करने जा रहे हो। तो रमेश रमन एक नेम है और 5000 की सैलरी है। ये आप कैसे डिफाइन करोगे? अगर आप उसे नॉर्मल TD की तरह रिप्रेजेंट करोगे तो नेम और सैलरी भी डेटा की तरह रिप्रेजेंट होगा, और रमेश रमन और 5000 भी एक डेटा की, नॉर्मल डेटा की तरह रिप्रेजेंट होगा। समझने को आप समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफाइन करोगे तो कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि हम कॉलम को हेडिंग बनाते हैं, ठीक है, और उसके लिए आप TD यूज़ ना करें, TH यूज़ करेंगे। तो जब आप TH यूज़ करोगे तो नॉर्मल डेटा से टेबल की हेडिंग को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देगा। कैसे करेगा? एक तो बोल्ड में शो करेगा, और सेकंड ये कि वो सेंटर्ड होगा डेटा, ठीक है। और बाकी जो नॉर्मल डेटा होता है ना वो लेफ्ट अलाइन होता है, लेकिन टेबल हेडिंग का डेटा सेंटर्ड होता है, आपका मिड अलाइन होता है आपका। तो उससे ये पता चल जाएगा क्लियरली कि ये हाँ टेबल की हेडिंग है, ठीक है, ये कॉलम्स के नेम है। इसलिए हम TH यूज़ करते हैं। बस हमें करना ये है कि जैसे हम टेबल बना रहे थे वैसी टेबल बनानी है, रो भी वैसी क्रिएट करनी है। फर्स्ट रो में इन प्लेस ऑफ TD हमें TH यूज़ कर लेना है। तो बाकी तो जैसे नॉर्मल रो हैं, जितनी भी रो हो सकती हैं, जैसे इसके अंदर 2 रो है, रमेश रमन 5000 और समीर हुसैन 7000, तो वो रो क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद टेबल टैग को क्लोज करेंगे, देन बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, प्रोग्राम बन गया हमारा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो नॉर्मली टेबल की बात हो गई। अब बात करते हैं थोड़ी सी एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं। एट्रीब्यूट को समझ लीजिए आप। देखिए, एक एट्रीब्यूट है सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा ही जाता है, लगभग पूछा जाता है हर बार, मतलब फिक्स क्वेश्चन समझ लीजिए इसको। थ्योरी एग्जाम में, प्रैक्टिकली तो इसका इतना यूज़ नहीं है, थ्योरी में काफ़ी पूछा जा चुका है। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का क्या मतलब है? देखिए, डिफरेंट सेल्स हैं टेबल्स में, और जो सेल है आप
उन सेल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? एक एट्रीब्यूट होता है जिसे बोला जाता है सेल स्पेसिंग। सेल्स के बीच में स्पेस बढ़ाने के लिए यूज़ होता है सेल स्पेसिंग। तो आप सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। ये टेबल का एट्रीब्यूट है तो टेबल के अंदर यूज़ करेंगे। जहाँ आपने बॉर्डर इक्वल टू 1 लिखा है, बॉर्डर भी एक एट्रीब्यूट है, सेल स्पेसिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बिटवीन द सेल्स आपको स्पेस इंक्रीज़ करना है। सेल्स के बीच में अगर आपको स्पेस बढ़ाना है तो आप सेल स्पेसिंग यूज़ करोगे। तो ये तो सेल स्पेसिंग का काम था। फिर सेल पैडिंग का क्या काम है? अब जब एक सेल की बात करें, एक पर्टिकुलर सेल की बात करें, ठीक है, तो आप ये देखिए एक सेल में क्या होता है, एक तो डेटा होता है और उस सेल की एक बाउंड्री होगी ठीक है। अभी आप उस सेल के डेटा और उसकी बाउंड्री के बीच में डिस्टेंस या स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं डिस्टेंस को आप, तो उसके लिए सेल पैडिंग। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इनसाइड द सेल अगर आपको स्पेस बढ़ाना है, स्पेस देना है, डिस्टेंस इंक्रीज़ करनी है, तो आप सेल पैडिंग यूज़ करोगे। और बिटवीन द सेल्स अगर आपको बढ़ाना है तो आप सेल स्पेसिंग यूज़ करोगे। ये दो कॉन्सेप्ट है, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। बिटवीन द सेल आप यूज़ कीजिए सेल स्पेसिंग और इनसाइड द सेल आप सेल पैडिंग। बाकी नॉर्मली जैसे टेबल बनती है टी आर टी एच टी डी, वही सब टेबल बनेगी। एक पहली रो बनेगी उसके अंदर टी आर होगा, पहली रो बनेगी तो टी आर के अंदर टी एच होगा, और सेकंड रो होगी उसके अंदर टी आर के अंदर टी डी होगा। उसकी तरह से फिर आप जितनी चाहो उतनी रो बना सकते हो। लेकिन यहाँ मेरा मकसद आपको ये बताना था कि सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग में क्या डिफरेंस होता है। सेल पैडिंग का मतलब है कि कंटेंट ऑफ द सेल एंड द बाउंड्री ऑफ द सेल के बीच में स्पेस इंक्रीज करना, और सेल स्पेसिंग का मतलब है बिटवीन द सेल्स स्पेस इंक्रीज करना। ठीक है, तो दोनों में इसमें 5 वैल्यू दे रखी हैं, आप अलग अलग वैल्यू भी दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, और वो है रो स्पैन कॉल स्पैन। एक्चुअली ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, और ये एट्रीब्यूट किसके हैं? ये एट्रीब्यूट हैं टी डी टैग के। मतलब हम टेबल टैग के थ्रू टेबल डिफाइन करते हैं, फिर इसके अंदर टी आर यूज़ होता है रो को डिफाइन करने के लिए, और फिर टी डी। ठीक है, टेबल डेटा। तो टी डी के अंदर हम रो स्पैन कॉल स्पैन लिखते हैं। तो चलिए लिखते क्यों हैं, और ये एट्रीब्यूट किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं? पर्पज़ इसका ऐसा है कि आपको ऐसा करना पड़ सकता है कि आपको रोज़ को आपको सॉरी सेल्स को मर्ज करना पड़े। तो जब आप सेल को मर्ज करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रो वाइज मर्ज कर सकते हैं या आप कॉलम वाइज मर्ज कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कोई ऐसा कि आप 2 सेल्स को ही मर्ज करें, मोर देन 2 सेल्स को ही मर्ज कर सकते हैं, 3 4 5 जितनी भी आप मर्ज करना चाहें कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मर्ज करने के लिए आपके पास दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, या तो आप रो वाइज मर्ज कर लीजिए या कॉलम वाइज मर्ज कर लीजिए। सेल्स को आप रो वाइज मर्ज कर सकते हैं 2 और मोर को, या कॉलम वाइज मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए एट्रीब्यूट्स हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन। रो वाइज मर्ज करना है तो रो स्पैन, कॉलम वाइज मर्ज करना है तो कॉल स्पैन। जितनी भी सेल्स को मर्ज करना है उतनी वैल्यू रो स्पैन और कॉल स्पैन की हम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 2 सेल्स को रो वाइज मर्ज करना है तो हम लिखेंगे रो स्पैन इज इक्वल टू 2, और अगर हमें कॉलम वाइज मर्ज करना है तो हम लिखेंगे कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। मिनिमम 2 लिखेंगे, उसके बाद हम 3 4 5 जितना भी आपको मर्ज करना है उतना आप लिख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा इसमें, जब हमने एक रो स्पैन या कॉल स्पैन को यूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल चलिए रो स्पैन की बात करते हैं, तो रो स्पैन को यूज़ कर लिया और हमने रो स्पैन इज इक्वल टू 2 दिया टी डी के अंदर, तो नेक्स्ट रो के लिए ये याद रखिए, नेक्स्ट रो के लिए फिर आपको उस सेल की एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि वो सेल ऑलरेडी मर्ज हो चुका है। और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कॉल स्पैन के लिए। जब आपने प्रीवियसली उसको मर्ज कर लिया तो नेक्स्ट टाइम जब कॉलम की एंट्री देंगे तो वहाँ आप उसको उसकी वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मर्ज हो चुका है। तो ये बात याद रखिएगा। तो टी डी का एट्रीब्यूट है, और नॉर्मली हम इसकी वैल्यू 2 देते हैं। आप कुछ भी दे सकते हैं, जितने आपको मर्ज करने हैं मिनिमम तो 2 ही मर्ज करोगे आप, 2 से कम तो मर्ज करोगे नहीं, 1 तो हो ही नहीं सकता इसमें। तो मिनिमम 2 होती है, उसके बाद आप जितनी रो या कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं वो वैल्यू, अगर रो वाइज मर्ज करना चाहते हैं सेल्स को तो रो स्पैन, और कॉलम वाइज मर्ज करना चाहते हैं तो कॉल स्पैन। तो एक एग्जाम्पल है छोटा सा, जैसे इसके अंदर दे रखा है, आप मान लीजिए टी आर तो दिया, फिर टी एच कॉलम 1, टी एच कॉलम 2, टी एच कॉलम 3। ठीक है, तो हेडिंग दे दी मैंने पहली रो के अंदर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, और सेकंड टी आर के अंदर मैंने देखिए रो स्पैन को यूज़ किया, तो मैंने लिखा रो स्पैन इज इक्वल टू 2।
ठीक है, और मर्ज करने के बाद डेटा दे दिया उसको रो 1 सेल 1, और फिर बाकी जो डेटा था अदर सेल्स का वो था रो 1 सेल 2 रो 1 सेल 3। अब याद रखिए नेक्स्ट रो के लिए एक सेल चूँकि ऑलरेडी मर्ज हो चुका है, तो जब हम नेक्स्ट रो को डिफाइन करेंगे तो हम ओनली 2 टाइम्स टी डी यूज़ करेंगे, 3 टाइम्स नहीं यूज़ करेंगे जैसे हमने पहले यूज़ किया था, क्योंकि एक तो ऑलरेडी मर्ज हो चुका है। इसलिए नेक्स्ट जब टाइम से हम गए तो हमने देखा टी आर में लिखा हुआ टी डी रो 2 सेल 2 और टी डी रो 2 सेल 3। एक छोटा सा प्रोग्राम था, फिर आप टेबल टैग को क्लोज कर सकते हैं, बॉडी को क्लोज कर सकते हैं, प्रोग्राम कंप्लीट आपका। और देखिए इसमें लास्ट में क्या किया है कि 3 कॉलम्स को इमर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो लास्ट ईयर में 3 कॉलम्स को इमर्ज कर दिया है, कॉल स्पैन इक्वल टू 3 लिखा है। तो एक प्रोग्राम है, इसको चाहे तो आप बना सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये प्रोग्राम हो गया। अब इसका 5th पार्ट है टेबल बैकग्राउंड्स। अभी आप टेबल का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। 2 एट्रीब्यूट हैं, एक तो बीजी कलर है और एक बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है, 2 हैं। या तो हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर हम ये हो सकता है कि एक इमेज इंसर्ट कर सकते हैं उसमें बैकग्राउंड में। तो 2 ऑप्शन है आपके पास। अब ये इसके लिए 2 एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं। पहला होता है बीजी कलर। बीजी कलर यूज़ होता है बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए, और बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज़ होता है बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट करने के लिए। तो इसमें डिफरेंस समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। बीजी कलर फॉर बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड एट्रीब्यूट फॉर इमेज, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। एक प्रोग्राम देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम है। टेबल एट्रीब्यूट के अंदर मुझे कलर जो टेबल का चाहिए बैकग्राउंड कलर वो येलो चाहिए, तो मैंने लिख दिया टेबल एट्रीब्यूट के अंदर बीजी कलर येलो। अच्छा, ये जो बीजी कलर एट्रीब्यूट है आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ टेबल के अंदर ही यूज़ किया जा सकता है। इसको अगर आप टी आर के अंदर यूज़ करोगे तो पर्टिकुलर रो का कलर चेंज हो जाएगा, और टी डी के अंदर यूज़ करोगे तो पर्टिकुलर सेल का कलर चेंज हो जाएगा। तो आप इसे टेबल टी आर टी डी टी एच कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कि नॉर्मली हम यही करते हैं कि टेबल का कलर चेंज करना हो तो हम टेबल के अंदर बीजी कलर लिखते हैं। इसके साथ एक एट्रीब्यूट और है बॉर्डर कलर। तो अगर टेबल के बॉर्डर का भी कलर चेंज करना है तो उसके लिए फिर बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, टेबल का कलर चेंज कर सकते हैं। और टेबल में भी अगर हमें कंप्लीट टेबल का कलर चेंज करना है तो टेबल एट्रीब्यूट को टेबल के अंदर इस एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। पर्टिकुलर एक रो का कलर चेंज करना है तो उस रो में हम बीजी कलर एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। और पर्टिकुलर अगर हमें किसी एक सेल का कलर चेंज करना है तो फिर हम उसे टी डी के अंदर यूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए बात करते हैं बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की। तो बैकग्राउंड में अगर हमें कोई इमेज लगानी है तो उस इमेज का हम कंप्लीट एड्रेस लिख देंगे। मान लीजिए वो इमेज फोल्डर में है और इमेज का नाम टेस्ट है और टाइप उसका पीएनजी है, तो इस तरीके से हम एड्रेस लिख देंगे। ये हम इमेज में ऑलरेडी हम आईएमजी टैग में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो जो भी इमेज का एड्रेस होगा उस एड्रेस के साथ, कंप्लीट एड्रेस के साथ हम इमेज को लिख देंगे। अगर लोकेशन सेम ही है तो नेम से ही काम चल जाएगा। आप नेम लिखिए और उसका एक्सटेंशन लिख दीजिए, ठीक है। जैसे test.png लिख देंगे तो भी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। तो इसके भी साथ भी ही प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम तो वर्ड गलत होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट इसके साथ ही अप्लाई होता है कि मतलब बैकग्राउंड को आप कंप्लीट टेबल के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, पर्टिकुलर रो के साथ भी और पर्टिकुलर सेल के साथ भी। लेकिन नॉर्मली हमें से पता है इसको हम टेबल के साथ यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ नहीं करते इसको पर्टिकुलर सेल के साथ। क्यों? क्योंकि सेल का अपना स्पेस इतना कम होता है कि उसमें कोई इमेज विजिबल होगी कम्प्लीटली, इसका ही अपना एक डाउट रहता है। तो नॉर्मली होता ही है कि हम टेबल के साथ ही इसे यूज़ कर सकते हैं। ये अलग बात है कि आप इसे टी आर या टी डी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया। बाकी तो प्रोग्राम सेम ऐसे ही रहेगा, टी आर टी डी जितने भी आप यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेबल को अगर आपको एक टाइटल देना है, टेबल की एक हेडिंग बनानी है आपको। अब ये चाहते हैं टेबल का ये नेम हो एक पर्टिकुलर, और टेबल प्रिंट होने से पहले उसका एक नेम आ जाए। जैसे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल का नेम है, तो उसके लिए आपको कैप्शन टैग यूज़ करना पड़ता है, CAPTION, ठीक है। याद रखिएगा TH जो था कॉलम की हम हेडिंग दे रहे थे, कैप्शन से हम टेबल का टाइटल दे रहे हैं। तो जैसे टेबल का टाइटल हमें दिस इज़ द कैप्शन, यही टाइटल देना है टेबल का। तो कैप्शन टैग के अंदर हम इसे लिख देंगे। ये कंटेनर टैग है और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, जस्ट आफ्टर टेबल टैग। जैसे हमने टेबल टैग लिखा है तो टेबल के बाद हमको TR लिखते हैं नॉर्मली, लेकिन हम TR ना लिख के अगर हमें टाइटल देना है
तो हम कैप्शन टैग लिखेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। लास्ट इसका पार्ट है टेबल की हेडिंग, टेबल का हेडर, फुटर और बॉडी। तो टेबल के अंदर भी हम हेडर, फुटर, बॉडी बना सकते हैं। उसके लिए जो टैग यूज़ होते हैं वो होते हैं टी हेड, टी फुट और टी बॉडी। एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, टी हेड ये टेबल का हेडर बनाता है, टी बॉडी ये मेनली टेबल की बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, और टी फुट जो रिप्रेजेंट करेगा टेबल का फुटर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, टी बॉडी से पहले आपको टी हेड और टी फुट टैग को यूज़ करना है। ठीक है, टी हेड और टी फुट पहले यूज़ करना है, टी बॉडी बाद में यूज़ करना है। तो ये जो आप ऐसे ऑर्डर मत याद करिएगा, पहले टी हेड फिर टी बॉडी फिर टी फुट, नहीं, पहले टी हेड और टी फुट और फिर उसके बाद टी बॉडी। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ये देखिए, इस एग्जांपल में आप डायरेक्ट सीधे देख सकते हैं कि टी हेड यूज़ किया गया है बॉडी के अंदर टेबल क्रिएट करने के बाद, फिर टी फुट यूज़ किया गया है, और उसके अंदर आप रोज़ या कॉलम्स को मर्ज करना चाहें तो उसके लिए तो रो स्पैन कॉलम स्पैन यूज़ होता है, और जनरली मर्ज करते भी हैं, क्योंकि हेडिंग जब देनी है तो सभी सेल्स को मर्ज करके एक हम कंप्लीट मैसेज डिस्प्ले कराते हैं टी हेड और टी फुट के अंदर। ठीक है, और एट लास्ट फाइनली फिर हम टी बॉडी के अंदर मेन इसका जो कंटेंट है टेबल का वो मेंशन करते हैं। ये देखिए, ये इसका मेन कंटेंट है, टी फुट क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद टी बॉडी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ये हम ऑलरेडी पहले बता चुके थे, थोड़ा सा हम ये लगा कि मेन वेब पेज डिस्कस करने से पहले एक बार सभी टैग को रिवाइज़ करा दिया जाए, तो इसलिए हम अभी ये किया गया है। मैंने बहुत जल्दी मैं पूरा टेबल को बताया है, मतलब जल्दी क्या, एक शॉर्ट एक वीडियो के अंदर, अदरवाइज़ ये कंटेंट मैं ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ पहले। तो ये सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से था। नेक्स्ट में हम इमेज और लिंक को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर फाइनली अपने वेब पेज को क्रिएट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।